नमस्कार दोस्तों। बहुत स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल कप ऑफ नॉलेज में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कुंडली कैसे देखें के अपने जो पार्ट है चौथे पार्ट में। इसमें आज हम जानेंगे दोस्तों कि अपने इष्ट देवता के बारे में। जैसा आपने ये देख रहे हैं कि आपके इष्ट देवता कौन है, इसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम जानेंगे कि सारे जो ग्रह होते हैं उनके स्वभाव के बारे में, कि सभी राशियों के जो सभी ग्रह हैं उनका स्वभाव कैसा है। साथ ही साथ हम कुंडली के माध्यम से योग कारक और मारक ग्रह कौन से होते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिकॉज यहाँ पे हम बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कुंडली और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई हैं, और इवन कि मैं ट्राई करता हूं कि और भी कुछ फील्ड्स हैं जिनमें मैं नॉलेज रखता हूं, तो मैं उन नॉलेज को आपके साथ शेयर करता हूं कि आने वाले टाइम में ये आपके लिए एक अच्छी लाइफ में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन की तरह मदद कर सके। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। कैसे पता करें कि आपके इष्ट देवता कौन है। दोस्तों देखिए, ये किसी भी कहते हैं कि हर कुंडली के लिए अपने लगन के अनुसार उनके इष्ट देवता एक होते हैं। इष्ट देवता एक देवता हो है जिनका अगर आपने पूजा किया, अपने जीवन से उनकी पूजा को जोड़ लिया, तो आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी, 100% दूर हो जाएंगी। सो इष्ट देव का मतलब हुआ कि सबसे फेवरेट, सबसे नज़दीक के वो देवता जो हमेशा आपके लाइफ में खड़े रहेंगे आपकी मदद के लिए। साथ ही साथ हम इसके बाद बात करेंगे कि हर एक लगन की कुंडली में 12 लगन के कुंडलियों में कौन कौन से योग कारक ग्रह बनेंगे, कौन कौन से मारक ग्रह बनेंगे, इसके बारे में भी दोस्तों हम बात करेंगे। जब हर एक ग्रह की दशा अंतरदशा चलेगी तो उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि वो जो मारक और योग कारक ग्रह होंगे वो आपके लाइफ में कैसे इफेक्ट देंगे, क्या वो आपके तरक्की का कारण देंगे या कुछ अवरोध पैदा करेंगे, और उनके लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि हमें उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकें। और उसके बाद हम बात करेंगे कि सभी राशियों के बारे में, उनके ग्रहों के स्वभाव के बारे में। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे मैंने लगन लिखा हुआ है। ये पहला घर है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। ये 12 हाउसेस हैं और ये फिक्स होते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं दोस्तों। ठीक है। अब हर एक अगर आपको कुछ भी जानकारी होगी कि कैसे लगन के अनुसार हम निकालें, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि ग्रहों के स्वभाव के बारे में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहली राशि मेष राशि, जिसके स्वामी है मंगल देव। ठीक है, सो मंगल देव की कैसा स्वभाव होगा। ये मंगल देव जो होते हैं वो सेपरेटिव टेंडेंसी के उनका स्वभाव होता है। मतलब सेपरेटिव बोले तो अलग रहने वाली एक टेंडेंसी होती है, अपनी दुनिया में मस्त होते हैं। ठीक है, इसी सेपरेटिव टेंडेंसी के कारण कुंडली के अंदर मांगलिक दोष को देखा जाता है, और ये जो दोष है वो इंसान को बहुत ही सेपरेटिव बनाता है। मंगल से हम अपने अंदर के पावर को, अपने अंदर की शक्ति को देखते हैं दोस्तों। मंगल अगर किसी का स्ट्रांग है दोस्तों, तो वो किसी भी इंसान के अंदर ताकत अच्छी होगी, मजबूती अच्छी होगी, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर की जो ताकत है उसका कारक भी है वो मंगल है। साथ साथ ही शरीर के अंदर के खून, ब्लड का जो कारक माना जाता है वो भी मंगल को ही माना जाता है। तेज जो है वो मंगल से देखा जाता है, सामने वाले का आक्रामक स्वभाव मंगल से देखा जाता है। इसका दोस्तों हम बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में, जिसके स्वामी शुक्र देव हैं, शुक्र देव के बारे में। इसका जो सीधा से संबंध है हमारे वीर्य से है, जो हमारे बॉडी के जंगांग हैं, ठीक है, प्राइवेट पार्ट्स, उनसे देखा जाता है। साथ ही साथ हमारी लग्जरी लाइफ, सुख सुविधा से देखा जाता है दोस्तों, कि ये सारी तरह पूरी तरह से उत्तरदायी होते हैं हमारे लाइफ में, कैसा हम सुख सुविधा होंगी, लाइफ हमारी कितनी लग्जेरियस होगी, कितनी सुंदर वस्त्र कहिए, इंटीरियर हो गया, जेवर हो गया, ये सारी चीज़ें जो लोग सुंदरता की ओर आकर्षित होते हैं वो सारी चीज़ें जो है शुक्र देव से देखा जाता है। शुक्र देव जो है प्रेम भी हैं, आकर्षण भी हैं। अपोजिट सेक्स के बारे में, जो भी एक दूसरे के बारे में आकर्षण होता है वो शुक्र से देखा जाता है। काम शक्ति जो है, काम वासना, वो भी शुक्र देव से ही देखा जाता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बुध देव के बारे में। बुध देव का मतलब है बुद्धि। ठीक है, मतलब कि अपने बॉडी में मौजूद जो भी हमारे माइंड के जो न्यूरॉन्स हैं, जो कितने एक्टिव हैं अपने ब्रेन के अंदर,
आपका जो ब्रेन है वो कितने स्पीड से किसी बात को कैप्चर करता है ये हम देखते हैं, और कितनी जल्दी उसे रिएक्ट करके वापस दे सकता है ये हम देखते हैं बुद्धि से। कोई भी इंसान जब बुद्धिमान है तो उसकी जो बुद्धि हो, वो बोलने की तरीका, ठीक है, एक कला जो है बोलने का, वो बुद्ध से देखा जाता है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। ये हम चंद्रमा का सीधा संबंध है हमारे मन से। कभी कभी हमारा मन बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, कभी हम बहुत लो फील करते हैं, बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाते हैं, कभी बिल्कुल बच्चे की तरह हो जाते हैं, कभी बहुत भयभीत हो जाते हैं। ये सारा जो मन है जो बार बार परिवर्तित होता है, ये सारा जो जुड़ाव है ये चंद्रदेव से है। चंद्रदेव ही उनका कारक है। चंद्रदेव बहुत स्पीड में घर चेंज करते हैं, 2.25 दिन के अंदर ही हर एक घर को ये चेंज करते हैं, राशियों को चेंज करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस कारण से ये मन हमारा बहुत चंचल रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं सूर्य देव से। सूर्य देव का सीधे कनेक्शन हमारे शरीर के एनर्जी से है। आत्मा कारक ग्रह कहते हैं क्योंकि आत्मा से कनेक्टेड है, बुद्धि भी है इनमें, ऊर्जा भी है इनमें। मंगल देव की अगर हम बात करें तो मंगल देव का बुद्धि से कनेक्शन नहीं है, लेकिन सूर्य देव का जो है वो बुद्धि से, ऊर्जा से, बल से, ये सब कुछ तेज भी सूर्य देव से देखा जाता है। मैनेजमेंट की जो क्वालिटी है ये सूर्य देव से देखा जाता है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हम सूर्य देव का देखते हैं। आंखों की रोशनी जो है वो भी सूर्य देव से देखते हैं दोस्तों। गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंटल जो काम होते हैं, जो भी सरकारी महकमे हैं, उनका सारा लेना देना जो है दोस्तों वो सूर्य देव से कनेक्शन है। बुध देव के बारे में आपको बताया ही है, बिजनेस के लिए है, व्यापार से है। जो भी हम बिजनेस और व्यापार करते हैं दोस्तों, उसका जो संबंध है वो बुध देव से है। अकाउंट से, गणित से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, लेखा जोखा, किसी भी तरह की जो कंसल्टिंग होती है, ठीक है, इसका जो है वो बुध देव से ही है। सरकारी महकमे वाला आपको बताया ही कि सूर्य का, सरकारी जॉब का भी जो कारक है वो सूर्य देव है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं बृहस्पति देव के बारे में। बृहस्पति देव जो है ये ज्ञान है, ठीक है। जैसे बुध देव बुद्धि है, उसी तरह बृहस्पति देव है ज्ञान है। ज्ञान मतलब ये हुआ दोस्तों कि क्या अच्छा है क्या बुरा है इसकी पहचान रखना। किसी भी चीज़ जो है, कोई भी बात है, उसके बारे में जो ज्ञान हम अर्जित करते हैं वो बृहस्पति देव है। कहते हैं ये जो कुंडली की जो नॉलेज है, ठीक है, ये बृहस्पति देव के कारण ही उनके कारक है, जिसके कारण हमें वो ज्ञान मिल पाता है, ठीक है। गुरुओं के देव माना जाता है, ठीक है, सारे देवताओं के गुरु हैं। ज्ञान से रिलेटेड सारी जो चीज़ें हैं वो बृहस्पति देव से कनेक्शन रखता है। हमारे बॉडी में चर्बी का जो कनेक्शन है वो भी बृहस्पति देव से है। अब आइए बात करते हैं शनि देव के बारे में। शनि देव जो है उन्हें क्रूर ग्रह माना गया है। शनि देव क्रूर के साथ साथ स्लो चलने वाले ग्रह माना गया है। ये बहुत ही स्लो राशियों को परिवर्तित करते हैं, स्लो गति में 2.5 साल का समय ये देते हैं। सबसे स्लो जो है सारे ग्रहों में, ये बहुत सबसे ज़्यादा ठहराव होता है इनका किसी एक राशि में। और डीप में कहते हैं, किसी चीज़ की गहराई में जाना, किसी भी बात की गहराई में जाना, बात में जाना, ये शनि देव का जो है ये कारक है। शरीर के में जो हमारे बाल हैं उनसे उनका कनेक्शन है। किसी भी चीज़ की गहराई से रिलेटेड जो कनेक्शन है वो शनि देव से है। इसके बाद 2 और ग्रह बचते हैं, उन्हें हम छाया ग्रह कहते हैं, इसलिए मैंने उन्हें लिखा नहीं है, राहु और केतु। तो हम राहु ग्रह के बात कर लेते हैं। राहु देव, जब हम राहु देव के बारे में बात करते हैं दोस्तों, सो राहु देव जो है क्रूर ग्रहों में आते हैं। साथ ही साथ मन, ठीक है, मन का कनेक्शन जैसे चंद्रमा से है उसी तरह चंद्रमा से है, उसी तरह राहु से भी है। राहु देव जो है एक्साइटमेंट का कारण है। बहुत किसी भी बात के लिए जो बड़े विचार, बड़ी सोच, मुझे ज़िंदगी में ये करना है, वो करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, जो डिज़ायर्स हमारी लाइफ में आते हैं, उसके लाइफ जो है वो राहु देव है, ठीक है दोस्तों। राहु देव जब डिज़ायर क्रिएट करते हैं तो कोई ऐसा ग्रह मिल जाए उनको जो कि कर्म करने के लिए प्रॉपर हो कुंडली में, एक्शन करने के लिए हो, तो उसके कारण वो इंसान बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करता है। अब बात हम करते हैं केतु देव के बारे में। केतु देव को, जैसे राहु देव को शनि देव की परछाई कहा जाता है, केतु देव को मंगल देव की परछाई कहा जाता है दोस्तों। केतु देव का सीधा संबंध जो है मोक्ष से कनेक्शन है। जो भी कर्म जो हम जीवन में करते हैं
उस कर्म की जो हमें संतुष्टि हो जाती है, हमें प्राप्ति हो जाती है, प्राप्ति के साथ साथ जिन चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं उनका मोक्ष की तरह हम रुख रुख करते हैं। तो उस मोक्ष का जो कारक है वो केतु देव है। कभी कभी क्या जीवन में कुछ चीज़ें प्राप्त नहीं होती, लेकिन ज्ञान के माध्यम से ये प्राप्त होता है हमें कि जीवन में जिन चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं वो सारी चीज़ें मेन नहीं है। मेन जो है वो मोक्ष है, मतलब ईश्वर की प्राप्ति। सो मोक्ष का जो कारक है, धर्म के तरफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप एक समझिए कि ये एक ऐसी सोच क्रिएट करते हैं कि आप कर्म से हट के, ठीक है, जो जैसे हम बिजनेस या जॉब कर रहे हैं उससे हट करके आप आध्यात्मिक दुनिया में जाते हैं, और ये हमें लगता है कि हाँ हमें अब मोक्ष की ओर जाना चाहिए, जीवन से जुड़े हुए हैं, इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरह के मोक्ष का जो कारक हैं वो केतु देव हैं। इसके बाद में मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ। इनका जो नेचर है वो सौम्य है, ठीक है। ये कुंडली में अगर बुरे भी हों तो परेशान नहीं करते हैं। जैसे बृहस्पति देव सौम्य नेचर के हैं, उसके बाद सौम्य नेचर में चंद्रदेव हैं, उसके बाद शुक्र देव जो है, ये 3 ग्रह जो हैं ये सौम्य नेचर के हैं। इनका जो स्वभाव है वो सौम्य है, ठीक है। अब आक्रामक स्वभाव की हम बात कर लेते हैं। जैसे दोस्तों साथ साथ अगर आक्रामक के साथ कहें, गुस्से वाला भी कह सकते हैं आप उन्हें, ठीक है। मंगल देव, सूर्य देव, ये 2 ऐसे देव हैं जो कि बहुत ही गुस्से वाले और क्रूर ग्रह भी कह सकते हैं, आप पापी नहीं कह सकते, सिर्फ क्रूर ग्रह कह सकते हैं। अब हमें क्रूरता और पापी देव की अगर मैं बात करें तो शनि, राहु और केतु, ये तीनों ही ग्रह को क्रूर और पापी ग्रह माना गया है। जब ये कुंडली में बुरी स्थिति में आते हैं तो बहुत परेशान करते हैं, साथ साथ ऐसी सिचुएशन स्टार्ट करते हैं जो सामने वाले को बिल्कुल निचोड़ के रख देते हैं, आपका सब कुछ ऑलमोस्ट छीन लेते हैं, सब कुछ बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं जब ये लेने पे आते हैं तो। और ये मैंने एक आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया कि राशियों के जो भी ग्रह हैं उनका कितना स्वभाव है। इससे आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि हाँ, ये अगर आप नॉलेज अगर आपने रखा है तो जीवन में जो भी बदलाव आता है कहीं ना कहीं ग्रहों का उससे लगाव होता है, उससे कनेक्शन होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्रहों का नेचर, स्वभाव। इसके बाद हम दोस्तों बात कर लेते हैं कुंडली के अंदर कौन से लगन की कुंडली के लिए कौन से ग्रह जो है योग कारक हैं, कौन से ग्रह मारक हैं, ठीक है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले यहाँ बनाने वाला हूँ मेष लग्न की कुंडली, ठीक है। अब जैसे मेष लग्न की कुंडली की बात करेंगे तो पहला हो जाएगा पहला, ठीक है, उसी तरह ये हो जाएगा दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11 और ये 12। ये मेष लग्न की कुंडली है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कौन से इसमें योग कारक होंगे, कौन से मारक होंगे जो हमें अच्छे रिजल्ट देंगे, ठीक है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं लग्नेश, ठीक है। ये मेन सबसे ग्रह जो ग्रह होंगे वो लग्नेश होंगे। तो ये लग्नेश हैं वो योग कारक होंगे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ दोस्तों योग कारक की, और अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ मारक, अष्टम और द्वादश थ्योरी के अकॉर्डिंग पहला हाउस और 7वां हाउस, ठीक है दोस्तों, अगर ये लग्नेश के शत्रु हैं तो मारक के लिस्ट में आएंगे। यहाँ पे सेकंड हाउस है वृष राशि, राशि के स्वामी हुए हैं शुक्र देव जो कि लग्नेश के शत्रु हैं। मैंने आपको पहले ही एक अपने स्ट्रक्चर में बताया था, पिछले वीडियो में आप चेक कर सकते हैं कि मंगल देव से जो है शुक्र देव की शत्रुता है, मित्रता नहीं है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे जो शुक्र देव जो होंगे वो हमारे मारक ग्रह के लिस्ट में होंगे, ठीक है। साथ ही साथ योग ग्रह के लिए मैंने कहा था कि मंगल यहाँ पे योग कारक होंगे दोस्तों, क्योंकि ये लगन के स्वामी हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि तीसरे घर की अगर हम बात करें दोस्तों बुध देव की, ठीक है। थर्ड नंबर पे जो ग्रह है वो है बुध देव, ठीक है। बुध देव की सेकेंड राशि कहाँ पे आएगी? बुध देव की सेकेंड राशि आएगी यहाँ पे 6th हाउस, जैसे ये भी कन्या,
मिथुन के स्वामी हैं और कन्या के स्वामी बुध जो हैं, तो इन दोनों राशि के अंदर दोनों ही अच्छे नहीं माने जाएंगे। 6th हाउस तो अच्छा नहीं माना जाता, 3rd हाउस जो है ज़्यादा मेहनत के कारण माना जाता है। सो ये दोनों ही हाउस बहुत अच्छे ना होने के कारण यहाँ बुध ग्रह भी आपको मारक ग्रह में आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम अगर इसके बाद बात कर लेते हैं चौथे ग्रह की। 4th नंबर की राशि जो है चंद्र ग्रह का जो चौथा घर है, ये घर जो है वाहन का है, माता का है, अच्छे सुख सुविधाओं का है, ये अच्छा स्थान मिला है इनको। तो यहाँ पे जो योग कारक होंगे, तो चंद्रदेव जो होंगे यहाँ पे योग कारक में आएंगे, चंद्रदेव योग कारक में आएंगे। अब हम बात करते हैं 5th हाउस की। तो 5th हाउस जो मिला है सूर्य देव को, ये त्रिकोण है, त्रिकोण में जो बैठते हैं वो योग कारक कहलाते हैं और ये इनके मित्र भी हैं। सो इसलिए यहाँ पे जो सूर्य देव जो होंगे इस कुंडली में दोस्तों योग कारक ग्रह में आएंगे, बहुत ही शुभ रहेंगे। सो ये सूर्य है। अब 7वें नंबर की जो राशि है तुला, इसलिए हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब ये देखिए, इसे लग्नेश के सामने वाला जो घर है ये पत्नी स्थान है। ठीक है, अगर पत्नी स्थान लग्नेश का शत्रु होता है तो ये मारक ग्रहों में आता है। ठीक है, कहते हैं दोस्तों कि कुछ ऐसा कनेक्शन है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन कुछ कुंडलियाँ ऐसी भी होती हैं जिनमें ये मारक नहीं होते, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो अब हम बात कर लेते हैं 8वें स्थान की। 8वें स्थान में मंगल देव क्योंकि यहाँ पे लग्नेश में भी हैं, पहले हाउस के स्वामी हैं, 8वें घर के भी स्वामी मंगल हैं। सो इसलिए दोनों ग्रहों के जो स्वामी हैं मंगल देव है, तो 8वें स्थान में यहाँ मंगल देव बैठे हैं। मंगल देव क्योंकि लग्नेश है, अगर लग्नेश गलत घर में बैठा हो तो उससे बुरा प्रभाव नहीं लगता है, यानी कि वो योग कारक के ग्रह में लिस्ट में आ जाएंगे। सो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। तो इस तरह से मंगल ग्रह जो है वो योग कारक में ही आएंगे। ठीक है, ये मैं आप हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर लगन में बैठा हुआ कोई भी ग्रह अगर गलत घर में ही बैठा है तो ये योग कारक ही में ही आएगा, मारक में नहीं होगा। अब 9वें नंबर की राशि जो है वो बृहस्पति है, जो कि भाग्य स्थान की राशि है। इसके साथ साथ उन्हें 12वें नंबर की मिली है। अब त्रिकोण में ही आता है 9 नंबर, त्रिकोण की एक राशि मिलने के कारण ये भी जो है यहाँ पे योग कारक की लिस्ट में ही दोस्तों आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं 10वें नंबर की हाउस के बारे में। अब 10वें नंबर की जो राशि है वो शनिदेव की है, 11वें नंबर की जो राशि है वो भी शनिदेव की है। तो दोनों ही अच्छे स्थान है यहाँ पे दोस्तों, कर्म भाव का है। सो इस कारण से ये योग कारक ग्रह में ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, ये सम कहलाएंगे और ये अच्छे रिजल्ट ही देंगे। सो इस कुंडली में शनिदेव भी योग कारक ग्रह हो गए दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद से हम बात करते हैं दोस्तों, ये 1st हाउस था। ठीक है, ये मेष लग्न था। सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग कौन से योग कारक है, मंगल देव, चंद्रदेव, सूर्यदेव, बृहस्पति देव और शनिदेव। लेकिन ये आपके किस कंडीशन में बैठे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन ये यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो गए हैं। उच्च के हैं, नीच के हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन इस कुंडली में एक फिल्टर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने एक रिजल्ट निकाला कि ये जो ग्रह हैं ये अच्छे रिजल्ट देंगे और ये जो 2 ग्रह हैं ये अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। ठीक है, कौन सा आपको रत्न पहनना है नहीं पहनना है वो तो कुंडली की विशेष विवेचना जब करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तभी वो निकल के आ पाएगा। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं कि इसी लगन में आपके इष्ट देव कौन है दोस्तों। ठीक है, अब आप इष्ट देव इस कुंडली में देखेंगे, अगर आपके लगन कुंडली में 1 नंबर लिखा हुआ है, मेष राशि है, यहाँ पे मेष लगन की कुंडली है, तो आपके इष्ट देव कौन होंगे? अगर आप उनसे जुड़ जाते हैं तो वो हर पल आपके साथ रहेंगे, आपकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखेंगे। सो इस कुंडली को कैसे देखते हैं इष्ट देव? तो 5th हाउस से, 5th हाउस के जो मालिक होंगे उसको इष्ट देव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सो इसका मतलब हो गया कि अगर हम 5th हाउस देखेंगे तो यहाँ 5वीं राशि 5th हाउस में बैठी हुई है, इनके मालिक हैं सूर्य देव। तो इस लगन के, मेष लगन के
जो ईष्ट देव हुए वो सूर्य देव हुए, मतलब इस कुंडली के जो भी जातक हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा योग कारक जो है सूर्य देव हैं। सूर्य देव को आप पूजा करें, उनके लिए जल चढ़ाएं, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, उन्हें उनका बीज मंत्र बोलेंगे, जल चढ़ाएंगे तो आपके जीवन में कभी भी कोई तकलीफ नहीं आने वाली है दोस्तों। यहाँ पे हमने बात करी है कि सबसे पहले मेष लग्न की कुंडली में कौन से योग कारक है, कौन से मारक हैं, ठीक है, और उसके बाद कौन से इष्ट देव हैं उसके। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे सेकेंड नंबर की राशि के बारे में दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं दूसरी राशि के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि अगर यहाँ पे जो लगन कुंडली होगी, अगर वो मान लीजिए वृश्चिक राशि की है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैसा ये होगा। मैंने आपको बताया जैसे पहले नंबर के लिए मेष राशि थी, उसके अकॉर्डिंग जो था दोस्तों, यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ था, 2, 3, 4, 5 ये सारे हाउसेस तो जो फिक्स थे। अब बस कुछ नहीं होगा, सिर्फ वो नंबरिंग चेंज हो जाएगी। जब हम दूसरी राशि की बात करेंगे तो लगन में 2 नंबर आ जाएगा, तीसरे में दोस्तों आ जाएगा तीसरा नंबर यहाँ पे दूसरे हाउस में, यहाँ चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12 और यहाँ 1 नंबर। सबसे पहले दोस्तों जो हम बात करेंगे कि अब हम योग कारक कैसे देखेंगे। इसके जो राशि के स्वामी है, लगन के स्वामी, वो शुक्रदेव। तो शुक्रदेव यहाँ पे आपके जो हैं योग कारक में आएंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे सेकेंड नंबर, हम देखते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर अष्टम और द्वादश थ्योरी के अकॉर्डिंग सेकेंड नंबर जो है वो लग्नेश के शत्रु हों। ठीक है, उस कंडीशन में वो मारक ग्रह कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो सेकेंड नंबर में जो राशि है वो मिथुन है, और उसके जो स्वामी है वो मिथुन है, सॉरी बुध देव हैं, और बुध देव जो हैं शुक्र देव के अति मित्र हैं। इसलिए वो मारक ना होकर के यहाँ पे कारक होंगे। यहाँ पे जो बुध देव हैं वो आएंगे आपके योग कारक ग्रह में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं चौथे हाउस के बारे में। ठीक है, तीसरे हाउस में बात करें, यहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है, जिसके मालिक चंद्रमा है। चंद्रमा बैठे हैं अति मेहनत वाले घर पे। इस कुंडली के अकॉर्डिंग तो ये अच्छे घर में नहीं बैठे हैं, लेकिन आप इनको योग कारक ग्रह के अंदर में रख सकते हैं, बिकॉज मेहनत के बाद ये आपको अच्छे रिजल्ट तो दे ही देंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि पैसा आपको चंद्रमा की स्थिति में बहुत जल्दी मिल जाएगा, लेकिन चंद्रमा की स्थिति में जो आप मेहनत करेंगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिल ही जाएंगे। ये आपके योग कारक लिस्ट में ही आएंगे। मेहनत इसमें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूर होगी। अब 5वें नंबर की राशि हम देखेंगे जो 4th हाउस में है, सूर्य। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा हाउस माना गया है। इस कारण से सूर्य देव भी इस कुंडली में अच्छे, मतलब कि योग कारक घर में आएंगे। इसे इनको सम भी कहा जाता है, लेकिन ये जो घर है, ये चौथा हाउस जो है, ये अच्छा घर है, और सूर्य देव का अच्छे घर में बैठने के कारण ये इस कुंडली के लिए शत्रु है यहाँ पे शुक्र के, लेकिन तब भी इनको हाउस अच्छा मिला है, इसलिए ये इनके योग कारक में आएंगे। देन इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि शुक्रदेव छठे नंबर के लिए। ठीक है, इसके भी जो छठे नंबर के भी जो राशि है वो बुध देव, उनके बारे में हम बात कर ही चुके हैं। ठीक है, योग कारक हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 7 नंबर, जो कि शुक्रदेव। 7 नंबर जो है खुश की राशि है, मतलब लग्नेश की जो है शुक्रदेव की, वो इस कुंडली मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर लग्नेश गलत घर में ही बैठे हों तो गलत रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लग्नेश है। लग्नेश में गलत घर में बैठने का दोष नहीं लगता है, तो वो योग कारक लिस्ट में ही आएंगे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद वो बैठे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 8 नंबर के बारे में। ठीक है, मंगल देव उनके स्वामी हैं। मंगल देव के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, उस सूर्य के अकॉर्डिंग लग्नेश के अति शत्रु हो गए हैं दोस्तों। ठीक है, मंगल देव लग्नेश के अति शत्रु होने कारण वो इस कुंडली के मारक ग्रह कहलाएंगे। दशा और इनकी जब अंतरदशा आएगी तो वो अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है,
इसके बाद हम 9वें नंबर की बात करते हैं तो बृहस्पति देव, साथ साथ इसके अलावा मीन राशि के भी स्वामी हैं, तो मीन राशि और धनु राशि। सो यहाँ अच्छे घर में बैठे हुए हैं, लेकिन ये यहाँ पे बुरा घर है, ना कि त्रिकोण है ना लग्नेश में है। इस कारण से बृहस्पति भी जो है देव यहाँ पे, ये इस कुंडली के अति मारक ग्रह बन जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब 10 और 11 नंबर की हम बात करते हैं, बहुत ही सॉलिड हाउस है, भाग्य स्थान है, प्रोफेशन हाउस है हमारा। शनि देव इस अच्छे पोजीशन के कारण हमारे जो कुंडली के बनेंगे वो योग ग्राहक देव ही यहाँ पे, शनि देव योग कारक ग्रह में आएंगे दोस्तों, ठीक है। इसमें हमने मारक ग्रह जो बने हैं वो मंगल देव, बृहस्पति देव बने हैं। कहाँ बैठे हैं, गलत घर में बैठे हैं, वो बात अलग हुई, रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग देंगे। लेकिन अभी हमने इस कुंडली से ये चीज़ फिल्टर कर निकल ली कि ये योग कारक हैं, ये मारक हैं, ठीक है। सो इस कुंडली की अगर हम ईष्ट देव की बात करें तो पंचमेश को हम देखेंगे तो छठे हाउस की, ठीक है दोस्तों। तो कन्या राशि मतलब कि बुध राशि, ठीक है, बुध देव। सो पूरी कुंडली के जो इष्ट देव हुए वो बुध देव हुए हैं। बुध देव मतलब गणेश जी, ठीक है। तो अगर आपकी वृश्चिक लगन की कुंडली है सो आपके जो इष्ट देव हुए हैं वो बुध देव हुए, ठीक है दोस्तों। अगर आप गणेश जी की पूजा करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो फीलिंग आती है वो हमारे इष्ट देव से आती है, ठीक है। वो खुद ही ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्ट होते हैं, आप खुद ही आंख बंद करेंगे तो आपके उनसे दर्शन हो जाएंगे। इष्ट देव अभी आपको मालूम चले होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप जब सोचेंगे तो बहुत लंबे टाइम से आपका उनसे एक लगाव रहा है, ठीक है। सो अगर आप इनकी नियमित पूजा करते हैं, इनको मानते हैं, तो ये आपको हमेशा ही अच्छे परिणाम देंगे। तो दोस्तों आज हम इस टॉपिक को यहीं पे रोक रहे हैं। अपनी दूसरी वीडियो में मैं इसको आगे के कहते हैं कि बाकी राशियों के अकॉर्डिंग जो योग कारक और मारक ग्रह होंगे उनको कवर करेंगे, साथ साथ उनके इष्ट देव कौन होंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर ये वीडियो अभी तक आपको दोस्तों समझ में आ रही है, जो हमने सीरीज अपनी स्टार्ट की है कुंडली देखने की, अगर आपको चीज़ अच्छी लग रही है तो डेफिनेटली आप अपना वैल्यूबल हमें कमेंट दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिकॉज ये पूरी सीरीज देखने के बाद आप खुद की और किसी की भी कुंडली बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों देख पाएंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों आप दूसरों की कुंडली भी देख करके अपनी भविष्यवाणी उन्हें दे सकते हैं, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग सब कुछ बता सकते हैं। सो दोस्तों ये चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। अगर आप नए आए हैं तो आप प्रीवियस में जाएं और फर्स्ट तरीके से पहले पार्ट से हमारा वीडियो देखना स्टार्ट करें, और जब आप पूरी सीरीज़ जब ख़त्म होगी आपकी तो आपको 101%, 500% आपको ये कुंडली देखना आ जाएगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंच पाए। अगर आपको लग रहा है कि ये एक्सप्लेनेशन जो मैं कर रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, सो आप अपनी वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आशा करता हूँ आप और आपका परिवार सुखद रहे, खुश रहे। इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अपना ध्यान रखें दोस्तों। बहुत बहुत नमस्कार।